हे एवरीवन, तो आज का हमारे लेक्चर है कि कंप्यूटर के अंदर डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझने के लिए पहले तो आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अगर देखिए आपको नहीं पता है तो उसके बारे में मैं एक लेक्चर पहले ही बना चुका हूं जो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं। और अगर आपको सीधे बढ़ना है इस लेक्चर पे या आप बाइनरी के बारे में पहले से जानते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो जैसे आप यहां पे देखें तो मैंने दो नंबर्स लिखे हैं, ये बाइनरी नंबर्स हैं। ठीक है, और इन नंबर्स में कितनी डिजिट्स हैं टोटल, अगर आप काउंट करें तो कितनी डिजिट्स हैं देखिए जरा। ऊपर वाला ये जो नंबर है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितनी 7 डिजिट्स हैं। उस तरीके से जो ये नीचे वाला नंबर है इसमें कितनी बाइनरी डिजिट्स हैं, इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 बाइनरी डिजिट्स हैं। कितनी 1 2 3 4 बाइनरी डिजिट्स हैं। और ये जो हमारी बाइनरी डिजिट्स होती हैं, ये जो हमारी बाइनरी डिजिट्स होती हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में बिट्स बोलते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में बिट्स बोलते हैं। मतलब कि जो हमारे पीछे वाले एग्जाम्पल थे इसमें से जो ये ऊपर वाला है ये टोटल कितने बिट्स का था, ये था टोटल 7 बिट्स का। और जो नीचे वाला नंबर है ये था हमारा 4 बिट्स का। कितना 4 बिट्स का है ना। ठीक है, अब अगर हम एक डेसिमल नंबर का एग्जांपल देखें तो यहां पे ये जो हमारा 5 है ये डेसिमल नंबर है, ये अभी डेसिमल के हिसाब से कितने डिजिट्स का है, ये 1 डिजिट का है। और जो ये हमारा 9 है ये डेसिमल के हिसाब से कितने डिजिट का है, ये हमारा ये भी 1 डिजिट का है। ठीक है, और अगर हम इसे अब बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, इसे हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो 5 को बाइनरी में लिखेंगे हम 101। 5 को क्या लिखेंगे बाइनरी में 101। मतलब कि ये कितने बाइनरी डिजिट्स का, कितने बिट्स का हो गया, ये हो गया 3 बिट्स का। और जो हमारा 9 है इसको बाइनरी में लिखेंगे 1001। तो जो हमारा 9 है वो 1001, ये टोटल कितने बिट्स का हो गया, ये हो गया टोटल 4 बिट्स का। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए n नंबर ऑफ बिट्स ले रहे हैं, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरा n नंबर ऑफ बिट्स ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए 3 बिट लिए, इसके लिए 4 बिट लिए। उस तरीके से अगर आप 2 को रिप्रेजेंट करोगे, जो हमारा 2 होता है उसको रिप्रेजेंट करोगे बाइनरी में तो वो हो जाएगा 10। वो कितने बिट्स का हो गया आपका, वो हो गया आपका 2 बिट का, 2 बिट्स का हो गया। सिमिलरली अगर आपका जो 3 है, जो आपका नंबर 3 है, जो आपका नंबर 3 है, जो आपका नंबर 3 है वो कितने बिट्स का हो गया, वो हो गया 2 बिट का, वो भी 2 बिट का हो गया। जो आपका नंबर 2 था, जो मैंने जैसे पिछले पेज में बताया था आपको, कि जो आपका नंबर 2 था वो कितने बिट्स का था, 2 बिट्स का। जो आपका 3 है वो भी 2 बिट्स का। ठीक है, तो इनमें तो सेम नंबर ऑफ बिट्स यूज हो रहे हैं और जो कुछ थे उनमें अलग अलग नंबर ऑफ बिट्स यूज हो रहे थे। तो कंप्यूटर ना तंग आ गया, कंप्यूटर ने बोला कि कभी मुझे 1 दे रहे हो, कभी 2 दे रहे हो, कभी 10 दे रहे हो, एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि इतने बिट्स तो दोगे ही दोगे। मैं ना तंग आ गया हूं, कभी 3 बिट दे देते हो, कभी 4 बिट दे देते हो, कभी 5 बिट्स दे देते हो, कितने भी देते जाते हो अपनी मर्जी से। एक बार एक स्टैंडर्ड सेट कर लो तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी बार बार। तो एक स्टैंडर्ड सेट करा गया कि मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी बनाई गई। कंप्यूटर की मेमोरी से मिनिमम इतनी बिट्स एक बार में एड्रेस होंगी और उसको कहा गया बाइट।
उसको कहा गया बाइट। बाइट ये था हमारा मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो अब इसमें सवाल ये आ गया कि चलो ये आपने एड्रेस कर दिया तो ठीक है, मगर इसके अंदर कितनी बिट्स आती हैं, एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स आती हैं ये भी तो बताओ। तो एक बाइट के अंदर आती हैं टोटल 8 बिट्स। एक बाइट के अंदर आती हैं टोटल 8 बिट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बाइट के अंदर 8 बिट्स आती हैं, मगर इसमें भी लोग सोचते हैं कि एक बाइट के अंदर मिनिमम नंबर चूज करना था, तो हमने 8 क्यों चूज करा, 1 क्यों नहीं चूज करा, 2 क्यों नहीं चूज करा, 3 क्यों नहीं चूज करा, 8 इतना बड़ा नंबर क्यों चूज करा, है ना? लोग ये भी सोचते हैं, कई बार नहीं भी सोचते हैं कि चलो बाइट की बात हो रही है, 8 बिट बोल दिया, चलो ठीक है, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है ना, काम तो बन गया, जो समझना था समझ दिया। फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं स्कूल में, आपने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दिया कि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, बात खत्म। अब मतलब ही नहीं है कि बिट इतने क्यों यूज हो रहे हैं। सोचो तो जरा, सोचोगे तो मजा आएगा, सोचोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो एक बाइट के अंदर 8 बिट्स क्यों यूज होते हैं ये समझते हैं। ठीक है, तो जब कंप्यूटर ने बोला कि चेंज कर करके मुझे कभी कितने बिट्स दे देते हो, तो एक डिसाइड कर लो। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, फिर उसके बाद ये सोचा गया कि स्टैंडर्ड किस तरीके से सेट करें। तो हमने चूज करा कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस कंप्यूटिंग हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट एक बार में पड़ सकती है। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस कंप्यूटिंग हमें 26 स्मॉल लेटर्स की जरूरत है, 26 स्मॉल कैरेक्टर्स की जरूरत है, या लेटर्स बोल लो, कैरेक्टर बोल लो। ठीक है, और 26 बिग कैरेक्टर्स या कैपिटल कैरेक्टर्स बोल सकते हो आप, है ना? इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो आपको 26 स्मॉल अल्फाबेट चाहिए, 26 कैपिटल अल्फाबेट्स भी चाहिए, है ना? और उसके बाद 10 आपको 10 नंबर्स चाहिए, है ना? डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से आपको 10 नंबर भी चाहिए, 0 से लेकर 9 तक के, है ना? 0 से लेकर 9 तक के जो 26 स्मॉल कैरेक्टर थे वो थे स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड। जो बिग कैरेक्टर्स थे ये थे कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड। ठीक है, और इनके अलावा आपको 30 स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। कितने? 30 स्पेशल कैरेक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। कैसे कैरेक्टर? जैसे कि इक्वल्स टू, प्लस, माइनस, डिवाइड। ठीक है, तो ये सारे जो सिंबल्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, तो उनके लिए भी आपको स्पेशल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो भी बिजनेस कंप्यूटिंग में रिक्वायरमेंट होते हैं। तो टोटल कितने हो गए अगर आप काउंट करें इन्हें, तो 26 प्लस 26 प्लस 10 प्लस 30, तो ये हो गया आपका 92। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस कंप्यूटिंग आपको 92 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी। कितनी? 92 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हमें ये डिसाइड करा कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स इतने तो चाहिए ही चाहिए जो 92 वैल्यूज दे पाए। ठीक है, तो अब जरा अगर हम बिट्स को देखें कि कितने बिट्स से कितनी वैल्यूज आती हैं, अगर हम ये चेक करें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, एक बिट का यूज करते हुए 2 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। कौन सी 2 वैल्यूज? 0 एंड 1, है ना? एक बिट को यूज करते हुए 2 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, 0 और 1। बाइनरी के बारे में अगर पता हो तो आपको ये पता होगा कि कैसे होता है ना? और 2 बिट का यूज करते हुए आप 4 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे कि देखिए, पहले तो एक बिट का यूज करते हुए 2 वैल्यूज कौन सी? 0 से लेके 1 तक, है ना? मतलब 0 और 1। उसके बाद 2 बिट का यूज करते हैं 4 वैल्यू, कौन सी? 0 1 2 3 4, मतलब कि 0 से लेके 3 तक की वैल्यूज आ गई। उसके बाद 3 बिट का यूज करते हुए 8 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये कौन सी वैल्यू हो गई? ये हो गई आपकी 0 से लेके 7 तक की सारी वैल्यूज, है ना? 0 से लेके 7 तक की सारी वैल्यूज हो गई यहां तक। उसके बाद जो आपकी 4 बिट्स का यूज करते हुए 16 वैल्यूज, मतलब कि 0 से लेके 15। सिमिलरली
5 बिट्स का यूज करते हुए 0 से लेके 31 मतलब टोटल 32 वैल्यूज, और 6 बिट का यूज करते हुए 0 से लेके 63 मतलब कि टोटल 64 वैल्यूज। और अब यहां तक अगर ध्यान से देखो तो हमें कितनी वैल्यू चाहिए थी, 92। कोई भी इनमें से नंबर जो अभी तक आया है 92 वैल्यूज तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा ना। जो हमारा 6 बिट है ये भी 64 वैल्यू तक ही पहुंचा है, तो हमें इनसे भी ऊपर जाना पड़ा। फिर हम इनसे भी ऊपर गए तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आया, 7। 7 बिट्स में कितनी वैल्यूज आती हैं, 7 बिट्स में आती हैं 128 वैल्यूज। कितनी, 128 वैल्यूज। और आपको रिक्वायर्ड कितने थे, आपको रिक्वायर्ड थी ओनली 92 वैल्यूज। मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, आपकी फुलफिल हो गई वो रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए थी। कितनी, 92 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। ठीक है, जबकि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ही बच गए आपके पास, 128 है, 92 से तो ज्यादा ही बच गए। मगर उसके बाद भी हमने 7 बिट्स को छोड़ के, जो ये 7 बिट थे इसको छोड़ के 8 बिट्स को क्यों यूज करा, 8 बिट्स को क्यों यूज करा। देखिए इसके पीछे रीजन ये था कि 7 बिट्स जो थे उनको कंप्यूटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, जो लॉजिक सर्किट होता है, जो लॉजिक गेट्स होते हैं, उनको यूज करके रिप्रेजेंट करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था इन कंपैरिजन टू 8 बिट्स को लेके रिप्रेजेंट करना। तो उसकी वजह से, क्योंकि 7 बिट को रिप्रेजेंट करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, इसलिए हमने 8 बिट्स का यूज करा। हमने 8 बिट्स का यूज करा हमारे अंदर की स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये जो था 8 बिट हम यूज में ले आए, और इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला बाइट। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स आ गए जिसमें वैल्यू थी 256, और इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज थी 0 से लेके 255 तक की रेंज थी इसकी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो, देखो ध्यान से एक बार। तो देखिए अभी तक हमने समझा बिट के बारे में, और हमने समझा इस बाइट के बारे में। और बिट में 2 वैल्यूज आ रही थी, कौन कौन सी, 0 और 1। और जो हमारा बाइट था उसमें 256 वैल्यूज आ रही थी, जो लाई कर रही थी 0 से लेके 255 की रेंज में, जिसमें मिनिमम नंबर हमारा था 0 और मैक्सिमम नंबर था हमारा 255। ठीक है, मगर इसमें अब बात ये हो गई कि मिनिमम वैल्यू तो हमने डिसाइड कर ली, जो बिट जो था हमारा वो मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी था। ठीक है, कि कंप्यूटर मिनिमम इतनी तो पिक कर ही रहा था। मगर उसके अलावा बाद में क्या हुआ कि चलो मिनिमम तो इतना है, पर इसके अलावा इससे ज्यादा कोई नंबर लेना हुआ तो क्या लेंगे, इससे ज्यादा कोई नंबर लेना हुआ तो क्या लेंगे। तो देखिए क्या करा गया, ये समझते हैं बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, सब समझेंगे। तो देखिए एक बाइट के अंदर कितनी थी, 8 बिट्स थी, है ना। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स थी जिनमें वैल्यू आ रही थी हमारी 0 से लेके 255 तक की। हमें इससे ज्यादा कोई वैल्यू चाहिए हुई तो हमने सिंपली एक बाइट के आगे, ये हमारा एक बाइट था ना, एक बाइट के आगे एक और बाइट रख दिया, एक और बाइट रख दिया, तो जो हमारी वैल्यू थी वो चेंज हो गई। चेंज हो गई, क्या चेंज हो गई, हमारे पास 2 8 बिट्स हो गए, 2 8 बिट्स हो गए। तो मतलब कि ये जो हमारी वैल्यू थी ये टोटल कितनी, 16 बिट्स हो गई। कितनी, 16 बिट्स हो गई हमारी। और इसकी जो रेंज थी, इसकी रेंज भी चेंज हो गई। इसकी रेंज चेंज होके अब हो गई 0 से लेके 65,535। ये हो गई हमारी नई रेंज, ये हो गई हमारी नई रेंज फॉर 2 बाइट्स। 2 बाइट्स के लिए हमारी रेंज ये पहुंच गई, सीधे 255 से कूद के इतनी पहुंच गई। और अगर आपको फिर इससे भी बड़ा नंबर चाहिए हुआ तो आप क्या करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं इसके आगे एक और बाइट जोड़ देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इनका, तो उसमें आप डायरेक्ट एक बाइट के आगे एक और बाइट ऐसे नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लगी होती हैं, तो उसके हिसाब से सब डिसाइड हो रहा होता है। तो आपके ये जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ये सेट्स में बनते हैं। तो आपने 2 बाइट जोड़ दी हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट सेट बनेगा उसमें 2 बाइट और जुड़ेंगी, तो टोटल 4 बाइट्स हो जाएंगी।
तो देखिए एक बाइट में हमारी जो वैल्यूज थी वो 0 से लेके 255 की रेंज में लाई कर रही थी, ठीक है। और इसके आगे की कोई वैल्यू चाहिए थी तो हमने और बाइट्स जोड़ दिए थे, जैसे बताया आपको, है ना। और ये जो था ये तो चलो ठीक है, ठीक है। मगर अगर हमें 0 से पीछे की तरफ जाना हो, इस साइड जाना हो, इस साइड वाली वैल्यूज देखनी हो, नेगेटिव वाली वैल्यूज देखनी हो, तो क्या करेंगे हमने ज्यादा वैल्यूज करने के लिए तो देख लिया कि कितना भी आगे जा पा रहे हैं, मगर अगर पीछे की तरफ जाना हो तो आप क्या करेंगे। देखिए मजा तो उसी को समझने में है ना कि अगर आप पॉजिटिव कर पा रहे हो तो नेगेटिव भी करो, नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं कर पा रहे हो तो कितनी सारी चीजें आप मिस कर दोगे, कितनी सारी चीजें नहीं कर पाओगे कंप्यूटर में, है ना। नेगेटिव वैल्यूज भी तो चाहिए ना, इंपॉर्टेंट है ना। तो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करा, देखिए हमने ये करा कि देखिए जरा, ये जो हमारा एक बाइट था उसके अंदर टोटल 8 बिट्स होती हैं, कितनी, टोटल 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट है, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट है, जिसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोला जाता है, इसको हमने रिजर्व कर लिया। किसके लिए रिजर्व करा, साइन के लिए रिजर्व करा। साइन मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ये साइन इससे डिसाइड होगा कि इसमें क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि साइन पॉजिटिव है या साइन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये किस चीज का साइन डिसाइड करेगा, जो बची हुई 7 बिट्स हैं, 8 बिट में से एक बिट तो हमने रिजर्व कर ली साइन के लिए, जो बची हुई 7 बिट हैं उससे जो भी नंबर बन पाएगा उस नंबर का साइन डिसाइड होगा इससे। क्या होगा, साइन डिसाइड होगा इससे, ठीक है। तो अब जो इसका साइन डिसाइड होगा उससे फिर क्या होगा, जैसे कि अगर हमारा जो आगे नंबर है इसमें हमने कॉम्बिनेशन बना के हमने क्या लिखा, जैसे पीछे सुना था, क्या सुना था, 9 को क्या बोलते हैं हम, 1001। तो हम अगर इसे में 9 लिखें तो कैसे आ जाएगा, इस साइड से स्टार्ट करते हैं, हमारा 1001, ये हमारा 9 है ना, इसकी जो बची हुई बिट्स हैं उसमें 0 डाल दिया, 9 तो क्योंकि यहीं तक आ गया था, बचे हुए में 0 फिल कर दिया। उसके बाद इसमें जो आएगा 1 या 0 उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ये +9 है या -9 है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसको भी आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझे जरा, देखें जरा। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा एक बाइट था, आप थोड़ा एग्जाम्पल दिखाते हुए आपको समझाता हूं, ठीक है। जब हमारा एक बाइट था तो उसकी वैल्यूज कहां पे आ रही थी, उसकी वैल्यूज जा रही थी हमारी, जो मिनिमम वैल्यू थी वो थी हमारी 0, जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी हमारी कितनी, 255। टोटल वैल्यूज अगर आप देखें तो टोटल वैल्यूज कितनी थी, टोटल वैल्यूज थी 256। कैसे, 0 को भी काउंट करेंगे तो 256 थी, एक तो 1 से लेके 255 और 0 को भी काउंट करा तो टोटल 256 वैल्यूज थी। और जब हमने एक बाइट को लिखा किसके साथ, साइन के साथ, साइन के साथ, साइंड, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई, इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो 255 नहीं रही। 255 क्यों नहीं रही, क्योंकि हमने एक बिट कम कर दिया ना उसमें से, तो बिट कम कर रहे हैं तो रेंज जो है वो भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि कम बिट्स बचे हुए नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। 7 बिट्स से जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो डिफरेंट होगा ना 8 बिट से जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उससे, है ना। तो जो इसमें बिट्स जो हमारी अब मिनिमम वैल्यू हुई उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू होगी 127। कौन सा, -127, ठीक है। क्या हो गया, -127। और जो मैक्सिमम वैल्यू हुई वो क्या हुई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी +127। और जो टोटल वैल्यूज हुई, टोटल वैल्यूज कितनी हुई, टोटल हुई 256। अब टोटल 256 कैसे हुई,
देखिए यहाँ पे तो सीधा था 1 से लेके 255, उसके बाद फिर 0 भी ऐड करा, टोटल 256। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव वाला 127 वैल्यूज नेगेटिव की तरफ, -1 से -127, +1 से +127, कितनी हो गई टोटल? 127 इस साइड की, 127 इस साइड की, टोटल हो गई 254 वैल्यूज हो गई, है ना। और इसमें 0 भी ऐड करा तो हो गई 255, मगर मैंने लिखा है 256। ऐसा कैसे हुआ? ऐसी कहां पे गड़बड़ हुई जिसकी वजह से यहां पे ये जो वैल्यू है ये गड़बड़ हो गई? देखिए गड़बड़ कहां पे हुई, वो हमारी जो यहां पे हमने लॉजिक लिया था इसी में गड़बड़ हो गई थी। कैसे? अगर इस लॉजिक के हिसाब से चलें, इस लॉजिक के हिसाब से चलें और सब में 0 फिल कर दें, सारे बॉक्सेस में 0 फिल कर दिया, ठीक है, सारे के सारे बॉक्सेस में हमने 0 फिल कर दिया, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9, सॉरी वैल्यू आएगी 0, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी? 0। और यहां पे जो साइन है उसके हिसाब से हमारा जो वैल्यू होगी क्या हो गई? +0 या -0, +0 या -0। अब देखिए +0 -0 जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। अब जब +0 -0 जैसी कोई चीज होती ही नहीं है तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? गलत हो गया ना। तो इसी गलत वजह की वजह से, इसी गलत लॉजिक की वजह से जो है हमारे पास ये एक्स्ट्रा नंबर आ गया, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए, इस लॉजिक को करेक्ट करने के लिए, इस कमी को ठीक करने के लिए हमने इसको डायरेक्टली, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली गड़बड़ आ रही थी करने के बजाय एक अलग तरीका ले लिया, एक अलग कॉन्सेप्ट ले लिया, उसको हमने बोला टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो हमारा अलग मेथड आया जिससे हम नेगेटिव नंबर्स को लिखेंगे उसे बोलेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए भी ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको तो रिजर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। रिजर्व तो ये इस केस में भी होगी, ठीक है, मगर नेगेटिव नंबर्स को कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाएगा इसमें, और वो किस तरीके से तरीका बदलती है ये अभी हमें नहीं समझना, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको ये समझना है कि जो टूज कॉम्प्लीमेंट है उसने आपकी जो कमी थी, किस चीज की कमी? जो +0 -0 का ये जो गलत लॉजिक बना था, इससे जो कमी आई थी नंबर की उसे ठीक कर देता है, और ये जो लॉजिक है +0 -0 वाला इसको हटा देता है इसमें से, ठीक है। तो क्या बोला? नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करा। किसका? टूज कॉम्प्लीमेंट का हमने यूज करा, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आपके लिए एक स्पेशल अलग से एक सेपरेट टॉपिक वाला लेक्चर बना दिया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हमारा इतना समझना काफी था कि टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के काम आ रहा है। और टूज कॉम्प्लीमेंट को जैसे ही हमने लेके आए किसमें? अपने यूज में, तो जो हमारा यहां पे गड़बड़ आ रही थी, जो हमारी गड़बड़ आ रही थी ये वाली, ये गड़बड़ ठीक हो गई। और यहां पे क्या ठीक हुआ? यहां पे ये ठीक हुआ कि हमारा जो ये -127 है इससे रेंज हमारी चेंज होके -128 हो गई, -128 हो गई, ठीक है। अब समझना आसान है, माइनस की तरफ 128, इस तरफ 127, टोटल हो गए 255, 0 को भी इंक्लूड करा तो 256, मैच कर रही है बराबर, ठीक है। तो यहां तक आपको सब समझ में आ गया? देखिए, तो अभी तक आपने पॉजिटिव नंबर्स की तरफ चले गए, पूरा नेगेटिव नंबर्स की तरफ भी चले गए, मगर अभी भी कुछ बच गया। क्या बचा? आपके बचे फ्रैक्शनल नंबर्स। कौन से फ्रैक्शनल नंबर्स? जैसे कि 1.389 हो गया, जैसे कि उसके अलावा 0.039, 0.0039, ऐसे ये जो दो नंबर्स हैं मैंने फ्रैक्शनल नंबर दिए, इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इनको भी तो समझना पड़ेगा, यूज तो ये भी होंगे ना, यूज करते हो ना मैथ में, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज करा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को। किसको? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, या फिर आप कह लें फ्लोट,
ठीक है। तो जो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा गया, देखो पहले तो इन नंबर्स को डिवाइड करा गया दो पार्ट्स में। जैसे कि आपका ये 1.389 था, इसको इस फॉर्म चेंज करी गई, इसको लिखा गया ऐसे, ठीक है। फिर आपका ये जो दूसरा नंबर था, इसको चेंज करके लिखा गया, ठीक है। तो अब ये जो लिखे गए, ये जो नंबर लिखे गए, इनके दो पार्ट हैं अगर आप ध्यान से देखें। एक तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है, एक ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ये वाला इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इसका एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ठीक है। तो ये जो दो डिवीजन दी गई, दोनों के लिए अलग अलग बिट्स रिजर्व कर ली गई, ठीक है। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होती है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर 32 बिट्स होती हैं, 32 बिट्स का यूज करा जाता है। कितनी? 32 बिट्स, 32 बिट्स। इसमें से जो 24 बिट्स होती हैं वो होती हैं फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, ठीक है। और जो हमारी बची हुई 8 बिट होती हैं, जो बची हुई 8 बिट्स होती हैं, वो होती हैं एक्सपोनेंशियल पार्ट के लिए, एक्सपोनेंशियल पार्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें एक और चीज, अगर आपको साइन भी इंक्लूड करना है, मतलब कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जैसे बताया था ना, तो साइन की भी जरूरत है, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर जो है वो भी तो नेगेटिव हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसमें से एक बिट ले लेते हैं। तो एक बिट जो है वो हमने इसमें से लेके हमने वो साइन के लिए दे दिया, ठीक है। जो 32 बिट्स थी उनमें से फिर हो गया एक बिट आपके साइन के लिए, 23 बिट्स फॉर फ्रैक्शनल पार्ट एंड 8 बिट्स फॉर एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो इस तरीके से जब हमने फ्लोट को डिवाइड करा तो कुछ ऐसा देखिए, जैसे कि ये हमारे 32 बिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो पहला बिट था ये हमने साइन के लिए यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद के जो नेक्स्ट 23 बिट्स थे, ये जो 23 बिट्स थे, ठीक है, ये 1 बिट था। ये जो नेक्स्ट 23 बिट्स थे, इसको हमने यूज कर लिया फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। किसके लिए? फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। और जो बचे हुए 8 बिट्स हैं, ये इसको हमने यूज करा जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसके लिए। ठीक है, समझ गए? यहां तक क्लियर है? तो अभी तक आपने पॉजिटिव नंबर्स को भी देख लिया, नेगेटिव को भी देख लिया और फ्रैक्शनल नंबर्स को भी देख लिया, ठीक है। तो अभी तक हम नंबर्स के बारे में तो समझ गए, मगर जैसे आपको याद हो स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था कि कंप्यूटर में सब कुछ जो है बाइनरी की मदद से ही रिप्रेजेंट करा जाता है। मतलब कि जैसे आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, बिजनेस कंप्यूटिंग में 26 स्मॉल कैरेक्टर्स, 26 कैपिटल कैरेक्टर, 10 नंबर और 30 स्पेशल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब जब ये जो अल्फाबेट्स हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर हैं, इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये भी तो सवाल है। तो देखिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एस्काई नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी एस्काई होता है, इसके हिसाब से तो ये जो एस्काई नोटेशन होती है, इसके हिसाब से जो सारे ये अल्फाबेट्स हैं, जो सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, इन सबको एक कोड दिया गया है। और वो जो कोड होता है, जब हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला, उसके साथ वाला, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड है कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, वो आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि जो ये एस्काई की लिस्ट है, उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने डाला है, आप उसको एक बार देखिए। जैसे ये जो स्क्रीनशॉट है, अगर आप इसको देखें तो इसमें हर कैरेक्टर के साथ में एक कोड लिखा गया है। हर कैरेक्टर के साथ में एक कोड लिखा गया है, ठीक है। और जब आप वो वाला कोड डालेंगे तो वो वाला कैरेक्टर बन के आ जाएगा। जैसे कि यहां पे अगर आप देखें तो जो P है, P 80 पे है ना,
और आप देखें आर तो वो 82 पे है, ठीक है। उसके बाद देखें ए तो किस पे है, ए जो है वो 65 पे है। मगर इसमें एक और चीज देखो, ये तो कैपिटल वाले हैं, इनके लिए ये कोड है पी आर ए के लिए। अब यही जो है हम स्मॉल में देखें तो स्मॉल में क्या है, स्मॉल में पी के लिए 112 है, स्मॉल वाले पी के लिए, स्मॉल वाले आर के लिए 114 है, और स्मॉल वाले ए के लिए 97 है, ठीक है। तो मतलब कि कैपिटल लेटर्स के लिए अलग कोड है, स्मॉल लेटर्स के लिए अलग कोड है, ठीक है। और इसी तरीके से काफी स्पेशल कैरेक्टर भी दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स हैं, बैकस्पेस के लिए दिया गया है, स्टार्टिंग में देखिए स्पेस बार के लिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए, है ना। तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए भी इसमें कोड दिया गया है। अब एस्काई की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो लिमिटेशन हम बाद में समझेंगे, उससे पहले एक बार जरा देखते हैं इनको कैसे लिखते हैं। जैसे कि हमें अगर मानो पी लिखना है, ये पी लिखना है, इसका कोड क्या है 112। अब इसको बाइनरी में लिखना पड़ेगा, फिर 112 को बाइनरी में लिखना पड़ेगा। 112 को अब बाइनरी में क्या लिखेंगे, देखिए जरा, 112 को हम बाइनरी में लिखेंगे 112 को हम बाइनरी में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें एक बाइट जितना स्पेस लेना है। एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, है ना। तो ये 8 बिट्स के लिए मैंने स्पेस बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें 112 डालना है, तो आपको याद हो कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए मैंने तरीका बताया था। सबसे पहले सबके नीचे ये 2 की पावर मैंने डिवाइड कर दो, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज डाल दो बारी बारी। इसकी वैल्यू होगी 2, सॉरी इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 16, इसकी 32 और इसकी 64 और इसकी 128, ठीक है। तो अभी सब जो सारी वैल्यू डाल दी, उसके बाद चेक करना है कि 112 किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। 112 आ रहा है इन दोनों नंबरों के बीच में, 128 एंड 64 के बीच में। तो जो छोटा वाला नंबर है उसमें 1 डाल दिया, और जो छोटा वाला नंबर था इसमें से माइनस कर दिया। तो 112 माइनस 64 इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, बताइए जरा। 112 माइनस 64 इक्वल्स टू ये होगा आपका कुछ नियरली ये होगा 48, ठीक है। आ गया 48। अब 48 कौन से दो नंबरों के बीच में आ रहा है ये आपको चेक करना है। तो 48 आएगा आपका 64 और 32 के बीच में। तो हमने छोटा वाला नंबर जो है उसके ऊपर 1 डाला और उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। तो जो 1 डाल रहा हूं उसको मैं अलग कलर से कर लेता हूं, वरना फिर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 डाला और उसके बाद इसमें से 48 में से 32 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 48 में से 32 माइनस करा तो आ गया 16, ठीक है। अब जो 16 है वो किन दोनों नंबरों के बीच में आ रहा है, तो आप देखेंगे 16 तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है तो बहुत सही है, डायरेक्टली उसके ऊपर 1 डाल दिया, ठीक है। डायरेक्टली उसके ऊपर 1 डाल दिया, ठीक है। अब 16 माइनस 16 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0 0। और ये जो ऊपर वाला नंबर जो था 112, अब जब 0 बन चुका है तो जैसे ये 0 बन जाए बाकी सारे बॉक्सेस में 0 फिल कर दो, ठीक है। अब जब बाकी सारे बॉक्सेस में 0 फिल कर दिया तो हमारा ये नंबर आ गया। ये क्या है, ये है 0 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये कॉरेस्पॉन्डिंग होगा किसके, ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्मॉल p अकॉर्डिंग टू एस्काई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर सबको कन्वर्ट करें, जैसे अगर अपने नाम के सारे लेटर्स ले उनको फिर कन्वर्ट करें बाइनरी में, तो आप अपने नाम को खुद भी बाइनरी में लिख के चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मजेदार है ना। तो देखते हैं कितने बच्चे हैं यहाँ पे, कितने मतलब जागरूक लोग या उत्सुक लोग या फिर क्यूरियस बच्चे, क्यूरियस लोग जो इसको करेंगे, समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। मजा आएगा। चलिए अब आपने कैरेक्टर्स का भी समझ लिया, देखिए अब हमें समझना है एस्काई की लिमिटेशंस के बारे में। एस्काई की लिमिटेशंस देखिए,
मैंने आपको बताया था कि जो एस्काई के लिए अभी हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट्स का लेके चल रहे हैं। अभी तक हमने सब कुछ उसी हिसाब से तो देखा कि 26 स्मॉल लिए थे, 26 कैपिटल लिए थे, है ना। मगर अभी जो ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं इनके अलावा और भी तो होते हैं, जैसे कि हिंदी के अल्फाबेट्स हो गए, उसके अलावा ग्रीक के हो गए, उसके बाद चाइनीज हो गई, जापानीज हो गई, है ना। तो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सबके अपने अल्फाबेट्स हैं। उसके अलावा सिंबल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैथ के सिंबल्स हैं, और उसके अलावा फिजिक्स में भी सिंबल्स हैं, और केमिस्ट्री में भी सिंबल्स हैं। तो इतने सारे जो सिंबल्स हैं, इतनी सारे जो अल्फाबेट्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो पहले तो ये हुआ कि हर कंट्री ने अपना ना अलग अलग सिस्टम निकाल दिया। तो अलग अलग सिस्टम निकाल दिया, बहुत सारे लोग अलग अलग सिस्टम निकालने लग गए अपना। तो अलग अलग सिस्टम में फिर गड़बड़ होने लग गई। क्यों? जैसे कि अगर मानो कि आपका कोई जापान में दोस्त है, तो जो जापानीज दोस्त है आपका, उसने आपको कुछ लेटर लिख के भेजा। लेटर लिख के भेजा तो वहां पे उसके सिस्टम में तो ठीक लिखा हुआ था, पर आपके में आया तो आपके में तो वाले लेटर्स है ही नहीं, है ना। आपके वाले में तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो आपके में वो घुच आ गया, है ना। कुछ गार्बेज से लेटर्स आ गया, अजीब सा बन के आ गया, वो जो उसने भेजा था वो आया ही नहीं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट नहीं था। तो इसके लिए क्या करा गया? इसके लिए एक नई चीज आई, एक नई चीज जिसने सबको यूनिफाई कर दिया। वो क्या था? वो था यूनिकोड। यूनिकोड जो है, इसने सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया। इसमें सारी लैंग्वेजेस, सारे अल्फाबेट, सारे सिंबल सब एक साथ इकट्ठा हो गए, और इसका जो यूज है उसकी वजह से जो एस्काई की लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करके हमने वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को काफी इजी बना दिया और मैनेज कर लिया। तो ये थी एस्काई और यूनिकोड की कहानी। इनके अलावा मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहता हूं कि जो अभी लेक्चर में आपने सब कुछ पढ़ा है वो आपकी कहीं ना कहीं हो सकता है जरूर काम आएगा। और जब आप आगे कंप्यूटिंग करेंगे, आगे प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि प्रोग्राम्स की कई बार लिमिट पहुंच जाती है। तो वो लिमिट कैसे पहुंचती है उसके लिए पहले ना आपको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, डेटा टाइप्स। तो जब डेटा टाइप्स में पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है जो रिप्रेजेंट हो रही थी, ये समझने से आपको डेटा टाइप समझने में कितनी आसानी हो रही है। उसको समझने के बाद डेटा टाइप्स की कितनी डिटेल में आप समझ सकते हो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एस्काई, यूनिकोड, बिट, बाइट, फ्लोट, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन जो आपके काफी काम आई होगी। तो आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा, और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी।